नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। इस अंक में हम जो बात कर रहे हैं, जो मैं पिछला अंक आपके लिए लेकर आया था हरियाणा के इलेक्शन को लेकर, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर, आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और ये मुद्दा जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं जो पिछले कई सारे अंक आपके लिए लेकर आया हूँ वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर आया हूँ। और हमने इन चुनावों में एक चीज़ देखी है कि सभी राजनीतिक दल, मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मौजूद वो तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उसमें चाहे हम किसी की भी बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या पीडीपी की बात करें, या हम उनकी भी बात करें जिनके ऊपर आतंकवादियों से फंड लेने के आरोप लगे। आज के इस टॉपिक पे हम यही चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में जो हरियाणा की राजनीति में होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में होने जा रहा है वो बीजेपी के उन वादों पर ब्रेक लगाने जैसा है। और खासकर लगाने जैसा शब्द मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं चूंकि अभी एग्जिट पोल आए, मगर ये ब्रेक लगभग लग चुका है। यानी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल जो सरकार चलाने का तरीका है उसको जनता ने इतना पसंद कर लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वो वहां सत्ता में लाने जा रहे हैं। मगर यहां हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबतें कम नहीं हैं। और मैं ये शब्द इसलिए भी उपयोग कर रहा हूं कम नहीं है का, उसका कारण ये है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में कई सारे धड़े हैं। हाँ, एक लोगों के बारे में मैं ज़रूर कह सकता हूं कि वो ऐसा राजनेता है कि उसको बीजेपी लेगी नहीं और वो बीजेपी में जाएंगे भी नहीं। अगर आप समझ गए हैं कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। हम कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सबसे सच्चे सिपाहियों में से वो एक हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी कहें, चाहे जितनी ओछी बयानबाजी करें, चाहे जितनी झूठी बयानबाजी करें, और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का सबसे दावेदार कहने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनको लेकर जो हम बात कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा कट्टर कांग्रेसी हैं। अब हम जो ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो मुसीबतें हैं वो भी कम नहीं है, मगर चुनावों में जो प्रदर्शन है वो भी कम नहीं है। अब ये हम दोनों मुद्दों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ यही है कि आखिर में जो कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या वो वाकई में 5 साल अपनी सरकार को चला ले जा पाएंगे। मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, अगर ये चुनावों के परिणामों में तब्दील होते हैं तो वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, मगर बीजेपी को भी 8 से 10 विधायकों की ज़रूरत रहती है, 15 भी मान लेते हैं हम। तो अगर 15 विधायकों की ज़रूरत रहती है तो कुछ निर्दलीय भी हैं जो उनके साथ चले जाएंगे चूँकि केंद्र में उनकी सरकार है। और कांग्रेस पार्टी में जो धड़े हैं, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी उसको डैमेज कंट्रोल कर लेकर जाएगी। हम ये शब्द इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि डैमेज कंट्रोल से मतलब बस इतना सा है कि कुमारी सैलजा ने साफ साफ ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बहुत अच्छी बात है, यानी कि उनकी जो सेंट्रल की टीम है, यानी कि राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, उनके घर से ही तय होना है। तो ये लोग तय करेंगे कि आखिर में वहाँ मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किसको बनाया जाए। मगर यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन चलता है कई बारी दोनों राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे उनको लेकर और अपनी पार्टी के अंदर मौजूद अलग अलग समर्थक जो हैं उनको लेकर, तो क्या वो हुड्डा और कुमारी सैलजा को लेकर इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। चूंकि कुमारी सैलजा ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में और रैलियों में कही है कि हम आजीवन कांग्रेस में रहने वाले हैं। मगर इन बयानों को सुनने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए
कि ऐसे बयान देने वाले तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और समय समय पर राजनीति के हिसाब से वो ऐसे बयान देते रहते। मगर हम राजनीतिक जो बयानबाजियां हैं अगर उन पर विश्वास करने लगेंगे तो ये राजनीतिक भूल भी हो सकती है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि राजनीति में जो कुछ अभी हमको दिखाई दे रहा है ऐसा राजनीति में कुछ भी नहीं है। राजनीति इसके बिल्कुल इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, मगर हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान चारों कोने में। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि जो कोना हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं राजनीति को लेकर वो एक अलग मैटर है और राजनीति की जो गोल दुनिया है वो एक अलग पहलू है। और इस पूरे मुद्दे को अगर हम ले लें, जो हरियाणा का मुद्दा है, ये इस समय काफ़ी अहम भी है, क्योंकि अब एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ये बात तो प्रूफ कर दी है कि बीजेपी को जनता ने वही दिया है जो उसकी रियलिटी में हकदार है। और 10 सालों से रोज़गार के लिए जितना काम उन्होंने किया था, सरकार को उतना ही काम जनता की तरफ से वापस मिल गया है कि 5 साल आप अभी कम से कम विश्राम करें, क्योंकि आपने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया है कि अब कुछ दिनों में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ बेरोज़गार लोगों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब सभी की नौकरी लग चुकी है। यही सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो मैं इसलिए फिर आपसे कहता हूँ कि राजनीति में वोट करने जब जाएं तो ऐसे इंसान का चेहरा ज़रूर देखें, वो आपके क्षेत्र का है वो एक अलग मैटर है, मगर क्या रोज़गार के क्षेत्र में भी इसका योगदान है, ये ज़रूर आप देखें। तो हम इस पूरे अंक को और लेकर आएंगे, मगर आज हम जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर जो चर्चा कर रहे थे उसका मेन मोटिव इतना है कि वहाँ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबरी से सरकार में आ रहे हैं और हो सकता है उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता है कोई डिप्टी सीएम दे दिया जाए जिसको वो चाहेंगे, और बीजेपी को वही मिलेगा जो लोकसभा के इलेक्शन में मिला है। उन्होंने इसी वजह से कैंडिडेट वहाँ नहीं उतारे थे, चूँकि उनको मालूम है कि हम कितना भी कुछ भी कर लें मगर एक तबका ऐसा है जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। बीजेपी अपना ऐसे लोगों पर भरोसा कभी नहीं जीत सकती। राजनीतिक गलियारों में जो हलचलें रहती हैं वो इस बात को लेकर रहती हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ राजनीतिक दलों ने बीजेपी के लिए उन लोगों के मन में इतना जहर घोल दिया है कि अगर बीजेपी उनके लिए अपनी जान भी दे दे तो भी वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी में मौजूद भी वो तमाम लोग खुलकर अगर अपील करने लगे कि बीजेपी को आप वोट करें तो भी वो लोग वोट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी सत्ता में ना रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो कितनी सुगम होगी या कितनी बदहाल होगी इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि 10 सालों से वहां किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ये बात अलग है कि वहां केंद्र सरकार जिस तरह से अभी तक काम कर रही थी वो काफ़ी काबिले तारीफ था। आतंकवादी घटनाओं को लेकर सभी चीज़ में कमी आई, पत्थरबाजों का तो नामो निशान खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि पत्थरबाजी की घटनाओं को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि अब पत्थरबाज नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल सतर्क हो गया है। ऐसे कई सारे केसेस निकल कर आए हैं जिसमें ये बातें सामने आई हैं कि कई सारे लोगों के घरों के जो बच्चे हैं वो आतंकवादियों के डेलीगेशन में जाकर शामिल हो गए और उन्होंने अब घर वापसी भी कर ली है। तो ये कई सारी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी ने की है वो काफ़ी सुगम बनाती है। मगर अब जब सत्ता परिवर्तन होगा तो वहाँ इस बात को लेकर भी जो कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर में बीजेपी जो है क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बेहतर करने वाली है, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। क्योंकि इन सरकारों का अभी तक रोल क्या है वो सब ने देखा है। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह निकाला गया ऐसी ही सरकारें वहां पर थी, और जो लोग, और मैं बीजेपी को भी कोई बहुत अच्छी पार्टी नहीं है, 10 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वहां पर वापस बिठाया,
जिन लोगों को ये कहकर निकाल दिया गया कि वो अपनी बहन बेटियां छोड़कर चले जाएं, उन लोगों के लिए भी बीजेपी ने क्या बड़ा काम किया है, मुझे ज़रा इस पर राय दें। आज तमाम कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू में रहने लगे, कुछ दिल्ली में रहने लगे। ये हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हमारे घरों से ही हमको निकाला गया। और यही सारे राजनेता थे जो आज सत्ता में फिर से बैठने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी अगर भरोसा जीतने की कोशिश करेगी तो वो हम लोगों का भी भरोसा खो देगी। खैर, आगे भी हम आपको इस बारे में और जानकारी देने वाले हैं, जिसमें ये चर्चा हम आपसे ज़रूर करेंगे कि आखिर में अगर बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना पाती है तो क्या कश्मीरी पंडित कभी वापस वहाँ जा पाएंगे या फिर नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कश्मीरी पंडितों की जो रियलिटी है, जो उनके आंसू हैं, वो सारे हिंदुओं को एक बार ज़रूर देखने चाहिए कि आखिर में सरकारें क्या से क्या करा सकती हैं।